सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोगों के वीडियो में कुछ बातें रहेंगी, कुछ पॉइंट्स रहेंगे अबाउट मैकेनिक्स। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे पहली बात ये है, ये कहा जा रहा है कि अगर किसी कार को, किसी चलती हुई कार को स्टॉप करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट ए हॉरिजॉन्टल रोड है, तो कहा जा रहा है कि आप इसमें अप्लाई करें ब्रेक्स या गाड़ी को मोड़ दें। दो ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि कोई चलती हुई कार है, उसको जो है उसको रोकना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो आपको ब्रेक्स हार्डली अप्लाई करने चाहिए या गाड़ी को मोड़ देना चाहिए। तो इस सवाल आपने सुन लिया। तो कहा जाएगा साहब कि अगर इसको रोकना है तो W बराबर हो जाएगा हाफ mv²। अगर रोकना है तो ऐसा करना पड़ेगा, और मोड़ना है तो W डैश बराबर हो गया F इंटू डी। F बराबर हो जाएगा mv²/r, और इनटू में r, तो ये हो गया mv²। तो अगर हमें मोड़ना है तो हमें रोकने से डबल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो एडवाइजेबल बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप यहाँ पे गाड़ी को रोकें, ब्रेक जो है आप यहाँ पे हार्डली अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है कि कार जो रोड पे एक्सेलरेट होती है, ये किस फोर्स की वजह से होती है। तो आंसर आप सीधे सीधे याद करें, कार एक्सेलरेट्स ऑन रोड ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय रोड, फोर्स अप्लाइड बाय रोड ऑन द टायर्स ऑफ द कार। ये एक बात हो गई। अगली बात पे आपको लाते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन म्यू के। इसका कोई अपवाद नहीं है, ये ऑलवेज है। अगली बात करेंगे कि एफ म्यू एस इज ग्रेटर देन एफ एल। एफ एल का मतलब क्या हो गया, ये लिमिटिंग, ये भी है ऑलवेज। सवाल फंसा लेते हैं कभी कभी, ध्यान रहे एफ एल ग्रेटर देन एफ के है। एफ के का मतलब क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये भी टर्म है कैसा, ऑलवेज। आपको अगले पॉइंट पे आते हैं कि बर्फ पे चलना मुश्किल काम होता है। कारण कहेंगे चल हम तभी पाते हैं जब हमारे कदमों को प्रॉपर फ्रिक्शनल फोर्स मिलता है। बर्फ पे ये चीज होती नहीं है, तो क्या करना होता है, कहेंगे तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें कि हमारे पैरों के बीच में और बर्फ के बीच में मौजूद है कोई हल्का सा फ्रिक्शनल फोर्स। अगले रिमार्क पे आपको लाते हैं। यहाँ पे ये देखें, फ्रिक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई हुई है। ये कोई ब्लॉक हो गया, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये FC हो गया। FC का मतलब कांटेक्ट फोर्स। ये लैम्डा हो गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है, इसको मैं एक नाम दे दें, क्या कहा था, कांटेक्ट फोर्स। दिस इज नेम एज कांटेक्ट फोर्स। जो मुद्दे वाली बात यहाँ पे आपको याद रखनी है वो ये है कि इफ लैम्डा डिक्रीजेज, नीचे एरो है मतलब क्या, लैम्डा डिक्रीज, तो कहा जा रहा है आपसे कि F भी डिक्रीज होगा। और आपको एक बात बतानी थी कि FC जो है वो आपका रिजॉल्व जो है नेट पार्ट है इसका और इसका, तो ये F बराबर म्यू एन हो जाएगा। तो रिमार्क कह रहा है कि FC विल बी ग्रेटर देन n, FC विल बी ग्रेटर देन स्मॉल f। और आपको याद रखना चाहिए FC विल बी ग्रेटर देन n माइनस f एंड लेस देन n प्लस f। ये बातें भी हमें याद रखनी चाहिए, ये ऐसा होगा। अगली बात पे आपको लाते हैं यहाँ पे कि हमारे पास फोर्सेस होते हैं, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल। न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल। यहाँ पे अक्सर आपसे सवालों के बारे में, फोर्स के बारे में पूछ लेते हैं कि बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स लग कैसा रहा। इसके लिए आप फंडामेंटल नियम जरा सीख लें अच्छे से, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अगर पार्टिकल्स न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं तो न्यूक्लियर फोर्स तो जरूर लगना है।
अगर पार्टिकल्स के पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी जरूर लगना है, और पार्टिकल के पास अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जरूर लगना है। अब अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, कहेंगे ये न्यूक्लियस में पाए जाएंगे, यस, तो फोर्स लगेगा न्यूक्लियर, और मासेस हैं तो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल। इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स, कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो आपके न्यूक्लियस में नहीं पाए जाते, लेकिन नेगेटिव चार्ज पाया जाता है पाई नेगेटिव मेसॉन की वजह से, तो यहाँ पे चार्ज फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिकल, और फोर्स हो जाएगा यहाँ पे मास की वजह से ग्रेविटेशनल। यही आंसर हो जाएगा जब आप कहोगे तो आपकी प्रोटॉन के बीच में है। यहाँ पे एक बात आपको और बता दूं कि न्यूक्लियर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल, इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक, इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल जो है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो हमने आपसे कहा कि प्रोटॉन के बीच में फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिकल होगा, ग्रेविटेशनल होगा और न्यूक्लियर भी होगा। अब आगे की बात आती है यहाँ पे, ये जो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। अक्सर आप पाएंगे कि आप जो है इस फंडामेंटल में आप अपने सवाल को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, रख ही नहीं पा रहे हैं कि साहब जो है आपने कहा था न्यूक्लियस, चार्ज, मास, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे टेंशन फोर्स, जैसे विस्कस फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, नहीं पकड़ सकते आप, ये कहीं नहीं पाया जाए, लेकिन फोर्स तो है ना। तो इनमें से कौन सा पार्ट होगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्सर आप फंस जाएंगे कि कौन सा यहाँ पे होने वाला है फोर्स। तो जब आप फंस जाओ तो एक ऑप्शन देखना पड़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सीधे वहीं पर रख के टिक कर दीजिएगा। टेंशन, फ्रिक्शन, ये जो सारे मैंने आपको नाम बताए, ये सब के सब फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब मैं आप लोगों को जो है लाता हूँ यहाँ पे अगले बात पे, और वो अगली बात है क्या, कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाँ ध्यान रहे, एक्शन एंड रिएक्शन जो है ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है और जीरो रिजल्टेंट होता है। एक्शन रिएक्शन, मैं दोबारा बोल दूं, न्यूटन थर्ड लॉ का जो एक्शन रिएक्शन है ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है और जीरो इसका होता है क्या, रिजल्टेंट। आपको अगले रिमार्क पे लाते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये सीलिंग हो गई, ये सीलिंग हो गई, ये एक चेन हो गया, और ये एक ब्लॉक हो गया, चेन हो गया, ये एक ब्लॉक हो गया, ये W1 हो गया और ये W2 हो गया। ये वेट ऑफ चेन है, और ये आपका जो है सीलिंग, यहाँ पे जो है ये W1 जो है वेट हैंगिंग है। तो पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि सीलिंग जो है कितने फोर्स से चेन को पुल कर रही है। फोर्स बाय विच सीलिंग इज पुलिंग द चेन। आंसर है W1 प्लस W2। ध्यान रहे, W1 प्लस W2, ये बात ध्यान रहे आपको। अगले रिमार्क पे आपको लाना है, और वो ये है, हम लोग जानते हैं कि दो तरीके के फ्रेम होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स पाया जाता है, जबकि इनर्शियल फ्रेम में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब यहाँ पे सवाल एक पॉइंट कह रहा है, ए पर्सन सेज दैट ही हैज मेजर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल टू बी नॉन जीरो while no force acts on it, is it possible? वीडियो रोके सोचिए। मैं फिर से बात बोल दूं कि कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने किसी बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लिया है, जबकि बॉडी के ऊपर क्या तो कोई फोर्स लग नहीं रहा था, या फिर लग रहे थे फोर्स लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू जीरो थी। क्या ये पॉसिबल है? सोच लीजिए। आंसर मैं आपको बताता हूं, वीडियो यहीं पर रोक लीजिए, सोच लीजिए। अब मैं आगे आपको आंसर बताने जा रहा हूं।
Yes, it is possible if he had used नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि बॉडी रुकी हुई है, नेट फोर्स 0 है और मैं खुद चक्कर लगा रहा हूं या मैं खुद जो है किसी ऐसे फ्रेम में बैठा हूं, जा रहा हूं जो कि एक्सेलरेटेड है, यानी कि फोर्स कैसा, नॉन इनर्शियल है। अगर ऐसा होगा तो भी जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल आएगी। बात चली है यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम की, एक्सेलरेटेड फ्रेम की, तो यहाँ पे एक सवाल भी लगाएंगे और सवाल का पैटर्न ये है कि ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज है, ये बीटा हो गया, इसके ऊपर रखा हुआ ये एक ब्लॉक हो गया जिसका कि वेट हो गया mg, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया n। सवाल कह रहा है, और सरफेस भी स्मूथ है, और सवाल कह रहा है कि बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बगैर इसको छुए हुए हम इस ब्लॉक को इस वेज के हाइपोटेन्यूज सरफेस पे रोक ले जाएं। यानी ये बताइए कि ये हम जब छोड़ रहे हैं तो ये गिर क्यों रहा है, पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए। यानी देखिए ये एंगल 90 हो गया, ये एंगल 90 माइनस बीटा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया, ये mg cos बीटा हो गया और ये mg sin बीटा हो गया। क्या जानना चाह रहे थे? कहेंगे जानना चाह रहे थे कि जब हम इसको रख रहे हैं तो ये नीचे आ क्यों रहा है। कहेंगे उसका कारण है mg sin बीटा इज पॉइंटिंग डाउन, एक्टिंग डाउन, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कहेंगे अच्छा तो क्या हो जाएगा? कहेंगे तो फिर किसी तरीके से इसी को बैलेंस करने के लिए आप कोई इंतजाम करें, छूना नहीं है इसको। कहेंगे तो फिर ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे इधर की तरफ को एक्सेलरेट कर देते हैं पूरे सिस्टम को। नतीजा क्या होगा? कहेंगे नतीजा होगा इसके ऊपर इधर की तरफ को अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम ma0, ये लग जाएगा स्यूडो फोर्स, ये लग जाएगा स्यूडो फोर्स। ये बीटा है, ये बीटा हो गया, ma0 का इधर को रिजॉल्व पार्ट आ जाएगा ma0 cos बीटा, इधर को आ जाएगा ma0 sin बीटा। तो सवाल ने पहले अगर पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इसको रोक ले जाए, तो आंसर है यस। अब सवाल पूछ रहा है कि क्या करना होगा। कहेंगे सिस्टम को एक्सेलरेट कराना होगा। किधर को? कहेंगे जिधर को उसकी स्लिपिंग टेंडेंसी है उसी तरफ को ले जाएंगे, तो स्यूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो ये लग गया और ये एक कंपोनेंट आ गया जो कि इसको बैलेंस करने के लिए पर्याप्त है। तो जब जो है फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट, फॉर द बॉडी टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट क्या होगा? कहेंगे ma0 cos बीटा बराबर mg sin बीटा, a0 बराबर हो गया g tan बीटा। इतने एक्सेलरेशन से इसको ले जाना होगा। इसी में अगर कह दिया जाए कि if थीटा इज इक्वल टू 30 तो a0 की वैल्यू बताओ, तो a0 बराबर हो जाएगा g tan 30, यानी कि g बाई √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इसको ले जाना होगा। एक और बात, अगर इस वेज का मास जो है कैपिटल M है तो कितना फोर्स लग रहा होगा इस वेज के ऊपर? कहेंगे वो भी देख लीजिए। नेट मास हो गया है m प्लस m, एक्सेलरेशन है सिस्टम का हम जानते हैं a0, दैट इज गिवन एज g tan बीटा। ऐसा हो गया, ये एक बात हो गई। f भी कैलकुलेट करना था। अगला सवाल हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि बताएं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, जो कि अमूमन होती है mg cos बीटा। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा mg cos बीटा प्लस ma0 sin बीटा, mg cos बीटा प्लस m, a0 की जगह पे g tan बीटा इंटू sin बीटा, n बराबर mg cos बीटा
प्लस एम जी, टेन बीटा की जगह पे साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस बीटा। एन बराबर हो गया एम जी, इसको इधर ले आइए, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन में कॉस बीटा, तो एन बराबर ये टर्म हो जाएगा 1, एन बराबर एम जी अपॉन कॉस बीटा कह लीजिए, या इसी को एम जी सेक बीटा कह लीजिए। अच्छा, अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे एक सवाल और पूछता है, वो भी आप समझें। क्या यहाँ पे ये फ्री फॉल कर सकता है? क्या ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर सकता है? फ्री फॉल का मतलब क्या, वो बहुत बारीकी से समझिएगा कि ये जो सरफेस है और ये जो ब्लॉक का सरफेस है, ये ब्लॉक ऐसे गिरना शुरू हो जाए, ऐसे गिरना शुरू हो जाए। कहेंगे एक बात तो फिर तब जो है आप तय समझिए, इसको फिर ले जाना होगा इधर की तरफ को, तभी इनके बीच में गैप बनेगा। ये तो हमने बात सोची है। अब सवाल इस बात का है कि हमने सोचा तो है, क्या ये सही है या गलत है? कहेंगे इसके लिए इसका भी नतीजा भी निकल आएगा, इसका भी कारण निकल आएगा, रास्ता निकल आएगा कि अगर आप चाहते हो कि ये फ्री फॉल हो, फॉर फ्री फॉल ऑफ ब्लॉक के फ्री फॉल के लिए क्या आवश्यक होगा? यानी सोचो, मैंने क्या कहा था, ये इधर को भागेगा तो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट छूटेगा, अलग अलग होगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो बैठा हुआ है ये 0 हो जाएगा। फॉर फ्री फॉल ऑफ ब्लॉक m की वैल्यू होनी चाहिए 0। ध्यान रहे, हम लोगों ने जो सोचा था वो राइट साइड को इसको ले जाने का सोचा था, और पूछा जाए कि यहाँ पे n बराबर 0 होना चाहिए, तो n बराबर है क्या? कहेंगे एम जी कॉस बीटा प्लस एम ए नॉट साइन बीटा, तो ये एम जी कॉस बीटा प्लस एम ए नॉट साइन बीटा बराबर हो गया 0। तो एम जी कॉस बीटा बराबर माइनस का एम ए नॉट साइन बीटा, एम से एम कैंसिल, ए नॉट बराबर माइनस का जी कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, और ए 0 बराबर आ गया है माइनस का जी कॉट बीटा। मतलब क्या हो गया? कहेंगे मतलब बिल्कुल साफ है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होना चाहिए इतना, और डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बता ही चुका था पहले से कि यहाँ पे हमने सोचा नहीं था कि साहब जो है ये हमको अपने आप आकर के डायरेक्शन देगा, लेकिन ये हमें आकर के डायरेक्शन भी दे रहा है। क्या मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस का जी कॉट बीटा, ये अगला सवाल था इस बेस से अटैच, माइनस का जी कॉट बीटा, और माइनस साइन बता रहा है क्या कि जो भी आपने पहले से डायरेक्शन तय करी थी उस डायरेक्शन के ये अपोजिट होगा। ध्यान रहे इस बात का। तो ये सवाल थे हम लोग के आज के वीडियोस में। देखते रहें, समझते रहें और खूब अच्छे से इनका फायदा उठाते रहें।